ठीक है। ओके ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने एक लॉन्ग बोन की एनाटॉमी पढ़ी थी पिछली क्लास में, है ना। एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, इसके बाद सॉफ्ट बोन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन पढ़े थे ना। फिर एपिफाइशियल प्लेट क्या होता है ये भी हम लोग देखे थे। इसके अलावा आर्टिकुलेशन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पाया जाता है और वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब एक लंबा बोन का टीएस कार्टिलेज, ये लंबा बोन है, तो लंबा बोन है तो अंदर में ये क्या है, हॉलो है, और अंदर में बोन मैरो कैविटी है, उसमें येलो बोन मैरो पाया जाता है, और लंबे बोन के एंड पर रेड बोन मैरो पाया जाता है। इसलिए ब्लड सेल का फॉर्मेशन लंबे बोन के एंड से होता है, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि एपिफाइसिस और डाइफाइसिस में हीमोपोएटिक कौन है, हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एपिफाइसिस पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, ये क्या होता है, हीमोपोएटिक, है ना, हीमोपोएटिक। हीमोपोएसिस का मतलब ये वर्ड है, ये देखिए, हीमोपोएसिस जो है ये वर्ड है, हीमोपोएसिस ये वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और हीमोपोएटिक टिश्यू, हीमोपोएटिक टिश्यू, तो हीमोपोएटिक टिश्यू क्या हो गया, वो टिश्यू जो कि ब्लड फॉर्मेशन कराता है ना। तो हीमोपोएटिक टिश्यू में हमने क्या ले लिया, ये बोन भी है, ठीक। बोन में दोनों तरह का बोन, लॉन्ग बोन भी और फ्लैट बोन भी, तो उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब हम लोग बोन का टीएस, कोई किसी लॉन्ग बोन का टीएस ले लेते हैं, ठीक है। तो टीएस ऑफ लॉन्ग मेमेलियन बोन, ये देखिए मेमेलियन बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं कि यूनिट ऑफ बोन जो होता है, यूनिट ऑफ बोन इसको कहा जाता है ओस्टियोन, है ना, ओस्टियोन, या इसी का दूसरा नाम है हावर्सियन सिस्टम, ठीक। ये हावर्सियन सिस्टम क्या होता है, तो हावर्सियन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, है ना। ऑस्टियोन या हावर्सियन सिस्टम के अंदर क्या आता है, तो आता है हावर्सियन कैनाल, हावर्सियन कैनाल, ठीक। इसके बाद लैमेला, ठीक। इसके बाद लैकुना विथ ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो अभी आपको आधा ही समझ में आया होगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक लंबा बोन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये बोन है, तो इमेजिन कीजिए कि अंदर से ये क्या है, हॉलो है, तो इसको पहले ऐसे काट दीजिए, तो ऐसे काट दीजिए तो अंदर में हॉलो वाला हाफ सर्किल इधर आ जाए और वाल का कुछ थिकनेस होगा, है ना। तो ऐसे भी इसको काट दी और फिर ये ऐसे काट करके उस वाल को, ये जो वाल कर्व वाल है, उस कर्व वाल के थिकनेस को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ऐसा था, ये ऐसा था ना, बोन ऐसा था, है ना। तो बोन ऐसा था तो हम इसको ऐसे काट दिए और काट करके एक हाफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हाईलाइट करके अंदर में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसको हमने ऐसा बना दिया, ये ऐसा है, ठीक है जी, ये ऐसा ले लिए, ये देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से ले लिए, ठीक। अब क्या करना है कि ये वाला है बोन मैरो कैविटी अंदर में, तो ये भी मैरो कैविटी होगा अंदर, ठीक। तो आपने पढ़ा है कि ये जो अंदर में मैरो कैविटी है उसमें ये देखिए, ये सेल की एक सिंगल लेयर हो गई और इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया इंक्लूडिंग सिंगल लेयर ऑफ सेल,
ठीक, ये हो गया इंडोस्टियम, याद होगा आपको पेरियोस्टियम और इंडोस्टियम, ठीक है। तो इंडोस्टियम हो गया ये हो गया इंडोस्टियम, ये वाला, ठीक। और यह जो इंडोस्टियम है इसके अंदर में ये ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं जो कि नया बोन सेल और बोन मैट्रिक्स बनाएगा। तो बोन सेल बोन मैट्रिक्स बनाएगा तो ऐसे ऐड करता चला जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये बोन मैट्रिक्स बना रहा है, तो बोन मैट्रिक्स बना रहा है तो बोन मैट्रिक्स ऐसा ऐड करेगा ना, ये लेयर में ऐसे बोन मैट्रिक्स ऐड करता चला जाएगा, समझे। और जो बोन सेल बनाएगा वो बोन सेल भी तो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, नया वाला जो बोन सेल बनेगा वो बोन सेल भी ऐड होता चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये बोन सेल बना रहा है, तो बोन सेल के लिए हमने ऐसा मान लीजिए कि ये बोन सेल के लिए ये हमने सिंबल यूज कर दिया। तो आपको पता है कि बोन सेल तो लैकुना के अंदर पाया जाता है ना, बोन सेल कहाँ पाया जाता है, लैकुना के अंदर पाया जाता है। आपको ये डायग्राम याद होगा कि इस तरीके से हमने क्या ले लिया, ये एक लैकुना ले लिया और लैकुना के अंदर जो प्रोसेसेस हैं इसको कैनालिकुली कहते हैं, ठीक। और इसी के अंदर ये ऐसा हमारा सेल प्रेजेंट है, ठीक। तो ये इतना डिटेल तो सब जगह नहीं बना पाएंगे, तो ये जो मैं वहाँ रेड डॉट बना रहा हूँ, ये रेड डॉट ये वाला स्ट्रक्चर है, समझ गया ना बात को, है ना। तो नया जो बोन का सेल बन रहा है वो उसका अरेंजमेंट ऐसा रेगुलर हो रहा है और मैट्रिक्स का भी अरेंजमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक। अब आइए इधर, तो देखिए यहाँ पर फिर ये ले लीजिए, ये देखिए ये सेल का लेयर ले लीजिए ऐसे, ये सेल का लेयर और इसके चारों तरफ, है ना, इसके बाहर में फिर ऐसे कर दीजिए, ये देखिए इसके बाहर भी देखिए फिर ये ऐसा हो गया, समझ गए जी बात को, है ना। इसको और यहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक इसको आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप बढ़ा दीजिए यहाँ तक ऐसा, ठीक है। तो ये भी आप, ये हो गया आपका पेरियोस्टियम, ठीक। इसमें भी ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हो गए, ये जो सेल्स आप ले रहे हो कैसा पेन, देखो तो बालक एक तो दूसरा पेन ये सब चेंज करवा के ले आओ, है ना, बोलो ब्लू और ग्रीन लाएगी दूसरा, लेके आओ लेके आओ। तो ये देखिए ये ऐसे ले लीजिए, ये भी हो गया आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल और उसके चारों तरफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाला सिप हो गया, तो इसको भी मिला करके आप बोलिएगा पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम ये हो गया। देखिए तो ये पेरियोस्टियम जो है ये क्या होता है, ये वैस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है, ओके, ठीक है। और ब्लड सप्लाई तो अंदर में भी होगा, ठीक। अब चलिए, अब इसके अलोंग द लेंथ, जैसे ये बोन है तो बोन के वाल का थिकनेस होगा, उस वाल के थिकनेस के अलोंग द लेंथ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसमें पाइप डाल दीजिए, है ना। तो इसमें पाइप डालिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, इसके वाल में ऐसे पाइप डाल दिए अलोंग द लेंथ, तो देखिए ये पाइप डाल दिए, ये हमने पाइप डाल दिया, ठीक। ये पाइप है, ये सब इस तरीके से पाइप डाल दिए, ठीक, जरूरत के हिसाब से। अब देखिए इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं हावर्सियन कनाल, राइट। अब ये आप जो देख रहे हैं ये तो ऑस्टियोब्लास्ट का लेयर हो गया इधर, तो ये भी तो सेल, नया सेल और मैट्रिक्स बनाएगा, तो नया सेल मैट्रिक्स अगर ये बनाएगा तो यहाँ पर भी ये देखिए ये इस तरीके से मैट्रिक्स का डिपोजिशन होगा, ये देखिए ये मैट्रिक्स का डिपोजिशन होगा और साथ ही साथ नए सेल भी बनेंगे, ये देखिए ये नया सेल बनेगा, नया सेल बनेगा। उसी प्रकार से ये नया सेल बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, उसी प्रकार से देखिए इसके चारों तरफ भी मैट्रिक्स बनेगा, ये देखिए इसके चारों तरफ ऐसे मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ भी इसके चारों तरफ देखिए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे, है ना। यहाँ भी देखिए ऐसे हो रहा है ऐसा, यहाँ भी हो रहा है, ठीक। इधर भी ये हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है
ऐसे जा रहा है इस तरीके से, है ना। और भी ज्यादा यूनिट बनेंगे इसमें, है ना, राउंड कर दीजिए, और भी ऐसा यूनिट बहुत सारा बन सकता है, ठीक। और ये जो आपने अरेंजमेंट जो करा दिया मैट्रिक्स का, यहाँ पे ये क्या रहेंगे, बोन वाले सेल भी तो रहेंगे, ये बोन वाले सेल्स हैं लैकुना के अंदर, ऐसा देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से ये सेल्स हैं, और सेल्स ही तो सिक्रीट कर रहा है मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स तो सेल्स ही सिक्रीट कर रहा है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से ये लैकुना हो गया ऑस्टियोसाइट्स के साथ, ठीक। तो सब में हम ऐसा बना देंगे, ये इस तरीके से देखिए बन जाएगा। ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, मतलब ये सब इसमें कैनालिकुली निकला हुआ है, रेड वाला क्रॉस का मतलब ये कैनालिकुली है ना। तो चलिए अब इसमें ये इस तरीके से पूरा भरा रहेगा सब, तो सब बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग लेबलिंग पर जाएं, तो देखिए लेबलिंग ये कर रहे हैं कि ये जो डॉट हमने बनाया है ब्लू वाला, ये हो गया लैमेला, ये ब्लू वाला जो डॉट हो गया, ये देखिए हो गया लैमेला, और ये जो रेड वाला जो हम लोग बना रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑस्टियोसाइट्स इन लैकुना। ये लैमेला क्या है, तो लैमेला जो है ये हो गया क्या, ये हो गया लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लेयर को लैमेला कहते हैं, समझ गए। अब ये जो लैमेला हो गया, ये कितने तरह का होगा, तो देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे, एक होता है, टाइप तो बहुत सारा है, एक दो चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ। ये जो लैमेला आप ले रहे हो, ये लैमेला को ऐसे ले लेंगे, एक होता है हावर्सियन, हावर्सियन लैमेला। तो हावर्सियन लैमेला जो है वो क्या हो जाएगा, हावर्सियन कैनाल के चारों तरफ, जैसे ये कैनाल था, इस कैनाल के चारों तरफ ये जो लैमेला है, इसको हावर्सियन लैमेला कहते हैं, बुझा यार। दूसरा क्या होता है, सरकमफेरेंशियल, ठीक, सरकमफेरेंशियल, है ना, सरकमफेरेंशियल। तो सरकमफेरेंशियल लैमेला क्या होगा, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, ठीक है। और जैसे ये एक हावर्सियन सिस्टम हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको एक हावर्सियन सिस्टम बना दिया, जैसे ये एक हावर्सियन सिस्टम बनेगा, है ना, इसमें भी ये रेड वाला लगा दीजिएगा, बोन वगैरह सब, तो ये एक हावर्सियन सिस्टम बनेगा, ये एक हावर्सियन सिस्टम बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तो दो हावर्सियन सिस्टम के बीच में जो लैमेला हो जाएगा, इसको आप बोलिएगा कि ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल लैमेला, है ना, ठीक। सरकमफेरेंशियल का स्पेलिंग गलत है क्या, लग रहा है हमको, सही है, हमको तो देखने में कुछ गड़बड़ लग रहा है, टी होगा, हाँ वही हमको लग रहा है गड़बड़, ठीक है ना। अब हाँ चलिए, तो ये हावर्सियन हो गया, सरकमफेरेंशियल हो गया, इंटरस्टिशियल लैमेला हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक। और यह जो कनाल था, ये कनाल क्या है, तो कनाल हो गया हावर्सियन कनाल, हावर्सियन कनाल। तो हावर्सियन कनाल कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, है ना, along the length of long bone, along the length होगा, ठीक, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होगा ये, ठीक है। तो ये देखिए हावर्सियन कनाल हो गया। अब जो हावर्सियन कनाल्स होते हैं, तो ये जैसे एक हावर्सियन कनाल बना दिए ऐसे, ये दूसरा हावर्सियन कनाल बना दिए इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हावर्सियन कनाल्स हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे, ये तो पूरा डेंस हो जाएगा ना, ये तो पूरा बोन जो है बहुत कॉम्पैक्ट हो गया। अब अंदर में मान लीजिए कि यहाँ भी पाइप डाले हैं और यहाँ भी पाइप डाले हैं, दीवार के अंदर, कंक्रीट का दीवार है उसके अंदर, है ना, तो अंदर अंदर पाइप को जोड़ना भी होगा ना, तो जोड़ने के लिए यहाँ जो पाइप डाले हैं, यहाँ डाले, उसके बीच में ऐसे ऑब्लिक भी एक पाइप डाल दिए, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हावर्सियन कनाल हुआ, और इसी के चारों तरफ ये क्या है, सब लैमेला है,
समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका एज कैनाल, और ये वॉल्कमैन्स आप ले लीजिए, तो ये थोड़ा ऑब्लिक है, आप ट्रांसवर्स भी ले सकते हैं। ठीक, ये तो ऑब्लिक हमने बनाया है, आप ट्रांसवर्स भी बना सकते हैं, ऐसे सीधा सीधा बना सकते हैं। तो ये जो कैनाल होता है, ये वाली जो कैनाल होती है, इसको कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल, वॉल्कमैन्स, इसको कहा जाता है वॉल्कमैन्स कैनाल। ये ऑब्लिक हो सकता है या ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो ये वॉल्कमैन्स कैनाल हो गया, जो कि कनेक्ट करता है एडजेसेंट हावर्सियन कैनाल को। और इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर देखिए ब्लड वेसल और नर्व्स रन करेगा, है ना। बोन टूटेगा, ठीक, तो दर्द होगा कि नहीं, होगा ना, है ना, ब्लड भी निकल सकता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसके अंदर देखिए ऐसे ब्लड वेसल्स दौड़ रहे हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स ऐसे दौड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये नर्व भी दौड़ रहा है यहाँ, ठीक है। इसके साथ साथ ये नर्व्स भी इसके अंदर दौड़ रहे हैं। तो ये पैसेज देता है, ये जो कैनाल्स हैं वो पैसेज देते हैं ब्लड वेसल्स के लिए और नर्व्स के लिए, ठीक है। तो ये जो कैनाल्स हो गए दोनों, ये हावर्सियन कैनाल और वॉल्कमैन्स कैनाल, ये जो कैनाल हो गया, ये क्या दे रहा है, दिस इज पैसेज फॉर, इसके लिए ब्लड वेसल्स के लिए, ठीक, और साथ ही साथ इसके थ्रू होकर क्या रन करेगा, तो नर्व्स, है ना। तो इस तरीके से ये एक हिस्टोलॉजी हो गई। और ध्यान रखिए ये मैमेलियन बोन का है। कोई आपसे पूछेगा कि फ्रॉग के बोन में हावर्सियन सिस्टम मिलेगा कि नहीं, तो क्या बोलिएगा, बोलिए। और शेर में बोलिए, शेर में के बोन में मिलेगा कि नहीं, वो शेर में, सवा शेर में मिलेगा, हाँ जी। अरे जो भी मैमल होगा उन सब में मिलेगा, बुझाया। अच्छा, बर्ड में मिलेगा, मुर्गी में, कल तो मुर्गियों का बहुत सारा बोन निकल जाएगा, है ना जी। तो उनमें मिलेगा ये वाला, उनके बोन में, बोलिए। मैमल्स का मतलब क्या, जिनमें मैमरी ग्लैंड होता है, जिसमें ये ईयर पिन्ना होता है, जिनके शरीर पे हेयर्स होते हैं, ठीक, परंतु ये सारा कांस्टेंट फीचर नहीं है। एक्वेटिक मैमल में चल जाइएगा, तो एक्वेटिक मैमल है, उसको मान लीजिए कि व्हेल है, उसको मान लीजिए पानी में तैरना है, तो बड़ा बड़ा कान निकाल दीजिएगा तो तैरने में दिक्कत ना होगा उसको, समझ गए। बॉडी के ऊपर हेयर्स बड़ा बड़ा निकाल दीजिएगा तो फिर तैरने में उसको दिक्कत होगा, इसलिए उनमें ये गायब हो जाता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल अगर आप ले रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल में ये फीचर्स होते हैं। सो मैमरी ग्लैंड होना, पिन्ना होना, बॉडी के ऊपर हेयर्स होना, है ना, और डायफ्राम होना। डायफ्राम क्या होता है आपका, डायफ्राम का मतलब क्या होता है, तो डायफ्राम जो है, जैसे ये आपका आ गया क्या, ये देखिए, ये मैं हूं आप नहीं है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये है लंग्स, ठीक है, लंग्स और हार्ट है, और इधर क्या है, ये समझ रहे हैं ना सर, ये है। तो ऊपर वाली जो कैविटी है, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही है आपका, ये आपका बॉडी। तो ऊपर वाला जो कैविटी है, जिसके अंदर ये लंग्स है प्रेजेंट, लंग्स है, हार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक कैविटी, चेस्ट वाला हिस्सा, है ना। और ये क्या है, ये पेट वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल कैविटी, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। तो देखिए ये जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों को पार्टीशन करता है ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम। ये मैमल में होता है ना। जब आप सांस खींचते हैं तो ये डायफ्राम ऐसे, ये ऐसे फ्लैट हो जाता है,
तो अंदर में आप पढ़िएगा रेस्पिरेशन में, ये अंदर में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, तो हवा अंदर आ जाएगी और फिर ये ऊपर की ओर चल जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो हवा बाहर निकल जाएगी, है ना, ब्रीदिंग में। तो ये जो पार्टीशन हो गया थोरैसिक और एब्डोमिनल, ये डायफ्राम, तो मैमल में मैंने बताया कि डायफ्राम होगा अंदर और बाहर में क्या क्या होगा, तो मैमरी ग्लैंड होगा, है ना, यंग वन को नॉरिश करने के लिए, पिन्ना होगा, हेयर्स होंगे, ठीक। तो ये कुछ फीचर्स हैं बड़े महत्वपूर्ण। तो ऐसे जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर ये हावर्सियन सिस्टम पाया जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। तो क्लास में मेरिया, इसके अंदर फिर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, जैसे आपका ऑर्डर प्राइमेट होता है, प्राइमेटा के अंदर आप आते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसलिए ये फ्रॉग में नहीं मिलेगा, बर्ड्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, स्नेक्स में भी मिलेगा नहीं मिलेगा, फिश में, क्रोकोडाइल में, बोलिए मिलेगा, हाँ ठीक है। चलिए, तो कैंगरू में है ना। चलिए, तो ये हो गया जी टीएस ऑफ मैमेलियन बोन, लॉन्ग बोन, ठीक। और यह जो हावर्सियन सिस्टम है, ये हावर्सियन सिस्टम किस, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का अरेंजमेंट क्या है, तो बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट एकदम रेगुलर है, सीट के में है ना। तो अगर मैट्रिक्स बहुत रेगुलर पैटर्न से अरेंज कर दीजिएगा तो बोन कॉम्पैक्ट रहेगा कि स्पॉन्जी बनेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा। मतलब हावर्सियन सिस्टम ये हमको किसी भी लॉन्ग बोन के डाइफाइसिस में मिलेगा कि एपिफाइसिस में मिलेगा, डाइफाइसिस में मिलेगा, है ना। तो यह हावर्सियन सिस्टम क्या बनाता है, ये कॉम्पैक्ट बोन बनाता है, ये बनाता है कॉम्पैक्ट बोन, बुझा गया, ठीक। तो चलिए, ये हो गया जी एनाटॉमी भी हो गई, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी देख लिए और हम लोगों ने टीएस भी देख लिया, ट्रांसवर्स। मैट्रिक्स सर एपिफाइसिस तो नहीं रहेगा क्या जी, एपिफाइसिस में मैट्रिक्स नहीं रहेगा, मैट्रिक्स का ही नहीं रहेगा, तो बोले ना कि मैट्रिक्स तो है, रेगुलर नहीं था, बार के फॉर्म में था, समझ गए, है ना। तो चलिए, ये हो गया। अब आइए, अब हम लोग थोड़ी बोन मैट्रिक्स की बात कर लें। थोड़ी बात, और इधर देखिए, इधर आपका आ गया क्या, बोन मैरो, यहाँ पे क्या रहेगा, बोन मैरो, ठीक है। तो देखिए, ये जो बोन मैरो होता है, ये बीएम दो प्रकार का, थोड़ा सा आइडिया ले लेना है, बहुत डिटेल नहीं। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो ये जो येलो बोन मैरो होता है वो रिच इन फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, ये होगा रिच इन फैटी टिश्यू, ठीक। मतलब ये फैट स्टोरेज के लिए ये बन गया, ठीक। और ये जो रेड बोन मैरो होता है ये हीमोपोएटिक होता है, हीमोपोएटिक मतलब ब्लड सेल्स का बना फॉर्मेशन ये करवाता है। और ये कहाँ मिलता है वो तो हम बता चुके हैं। एनीमिया की कंडीशन जब हो जाती है, खून की बहुत कमी हो गई, तो ये इसमें बदल सकता है ना। ये जो येलो बोन मैरो है, इट कैन चेंज इनटू रेड बोन मैरो, समझ गए जी बात को, है ना। चलिए, तो ये तो कहानी आ गई। और ये हो गया। अब हम लोग थोड़ी बात बोन मैट्रिक्स की कर लेते हैं। हो गया ना बाबू, इधर हो गया, सब लोग लिख लिए। चलो, अब हम लोग थोड़ी बात बोन मैट्रिक्स की करते हैं। बोन मैट्रिक्स तो दो पार्ट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट। तो मेनली इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये तो सब कोई फिक्स नहीं है,
रेंज में मिलता है, लेकिन एक बाय एक मैं रेंज बना दूं 65% और 35%। ये रेंज कहीं आप देखेंगे क्योंकि भाई 63 से 68 है, इस तरह से रेंज में मिलेगा, तो मैंने एक 65। और ये ऑर्गेनिक में ये, तो अब देखिए इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। ठीक, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। जैसे जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो बोन मील मिलाते हैं। गार्डनिंग का अगर आप शौक है तो वो मिट्टी में, है ना, पॉटिंग सॉइल बनाते हैं, उसमें तो उसमें बोन मील मिला दिया जाता है। ठीक, हड्डियों का चूरा, तो बोन में जो जो मिनरल्स इकट्ठे हैं वो सब प्लांट को मिलेगा ना धीरे धीरे। ठीक है, तो बोन मील बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, फ्लोराइड एटसेट्रा, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ये सभी फ्लोराइड, है ना, ये सभी चीजें मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा हमको क्या मिल रहा है? ठीक है, ऑर्गेनिक में देखिए बोन में चले जाइएगा तो ओसिन प्रोटीन इसमें मिलेगा, ओसिन प्रोटीन मिलेगा। तो ओसिन, है ना, हमने बताया था कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन कार्टिलेज के लिए मिलता था, है ना, और ओसिन यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा क्या मिलेगा? कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में और भी बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। एनसीईआरटी में तो है भी नहीं कुछ डिस्कशन ज़्यादा। चलिए, अब कुछ मैं टाइप्स यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बोन। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब थोड़ा कुछ टाइप्स ऑफ बोन। बोन को अलग अलग तरीके, जैसे टेक्सचर के अनुसार तो हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया। जैसे टाइप आपने लिया तो पहला अगर आपने लिया था टेक्सचर, तो दो ले लिए ना आप, कैसा? कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, ये तो पढ़ लिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, टेक्सचर के अनुसार। अब दूसरा ले लेंगे कि बोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस हिसाब से। तो पहला इसमें आ जाएगा कार्टिलेजिनस बोन या रिप्लेसिंग बोन। मैंने आपको कहा था कि जो स्केलेटन, यंग स्टेज में जो स्केलेटन होता है वो मोस्टली क्या चीज का बना रहता है? कार्टिलेज का बना रहता है ना। तो जैसे जैसे, है ना, हम डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये कार्टिलेज धीरे धीरे रिप्लेस होने लगेगा और बोन बनने लगेगा उसमें। तो अगर रिप्लेस कार्टिलेजनस बोन बनाना है तो दो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो कार्टिलेज है इस कार्टिलेज को हटाइए, माइनस कीजिए, है ना, और बोन को क्या करना है? प्लस करना है। कार्टिलेज को बदल देना है किसमें? बोन में। तो कार्टिलेज वाला जो हिसाब किताब है उसको बंद कीजिए, उसको कम कीजिए, कंटेंट को, कार्टिलेज वाले सेल को, उसके मैट्रिक्स को कम करना है, हटाना है, और बोन को, ठीक। तो ये जो कार्टिलेज को हटाने के लिए कॉन्ड्रोक्लास्ट, CH कॉन्ड्रोक्लास्ट्स, ये देखिए C से कॉन्ड्रोक्लास्ट्स, इसको हटाने के लिए कॉन्ड्रोक्लास्ट्स का रोल होगा। ये कार्टिलेज एब्जॉर्बिंग सेल होता है, ऐसे सेल जो कार्टिलेज को हटाते हैं। ये क्या होता है? कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल्स, डिसॉल्विंग कर दीजिए, या एब्जॉर्बिंग या डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो
कार्टिलेज धीरे 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 खत्म होगा, है ना। और बोन बनाना है तो बोन का मैट्रिक्स, बोन का सेल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑस्टियोब्लास्ट। तो दो तरह के सेल इसमें एक्टिव रहेंगे, ठीक। तो कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग, ये एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो मोस्ट ऑफ बोन्स जो बॉडी में होते हैं, ठीक, लाइक लिम्ब बोन्स आप ले लीजिए, लिम्ब बोन्स। तो ये सभी जो बोन्स हैं, ह्यूमर ले लीजिए, है ना, ह्यूमरस ले लीजिए, रेडियो अल्ना, टिबिया फ्यूबुला, ये सब लिम्ब के बोन होते हैं, हाथ पाँव पैर के बोन होते हैं, ये कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है। दूसरा आप जो बोन का टाइप लेंगे वो होता है डर्मल बोन। ये देखिए, ये डर्मल बोन होता है, ठीक है। तीसरा टाइप जो हो गया, मैं केवल टाइप लिखूंगा, बाकी काम आपको खुद करना है। तो डर्मल ले लिए, इसके बाद तीसरा जो टाइप ले लीजिए वो ले लीजिए विस्सेरल बोन। चौथा जो टाइप ले लीजिए वो लीजिए सेसामोइड बोन, ठीक। ये सब आपको खुद करना है, डर्मल बोन, विस्सेरल बोन, सेसामोइड बोन, ठीक। इसके अलावा ड्राइड बोन, डीकैल्सिफाइड बोन, है ना, ब्लैक या डार्क या ब्लैक बोन, ये सब आपको खुद करना है ना। इन सब को के बारे में दो दो लाइन में आपको बनाना है ना। ये आपको मैं बता दूं कि ये केमिकल ट्रीटमेंट और बर्निंग से रिलेटेड है। बोन को मान लीजिए धूप में सुखा दीजिएगा, ठीक है, या बोन को जला देंगे, या बोन को HCl में डाल देंगे, या बोन को KOH में डाल देंगे, तो बोन पर क्या फर्क पड़ेगा? उससे रिलेटेड ये मिलेगा, है ना। और बोन कैसे मिलता है, बोन बन कैसे रहा है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर ओसिफिकेशन हो जाए, या कार्टिलेज या टेंडन या लिगामेंट के बीच में ओसिफिकेशन हो जाए, ठीक है, तो बोन किस तरह से बन रहे हैं उससे रिलेटेड ये है। इसको आप कीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा बोन के बारे में, अध्ययन कीजिएगा। आपको जो पैकेज मिला होगा उसमें भी हो सकता है दिया हुआ होगा, है ना जी। पैकेज मिला है तुम्हें इसके सामने, बालक ये लो, कहाँ खोया हुआ है देखिए, है ना, उसमें दिया हुआ है, होगा दिया हुआ जरूर। मिला, ये हो गया ना। चलिए, ये तो हम लोगों ने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर दिया। इसके बाद देखिए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब, यहाँ पे ब्लड नहीं पढ़ना है। ब्लड हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, तब वहाँ पर ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ, ये जो दोनों है, ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ाया दिया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में हार्ट, ब्लड वेसल्स, सर्कुलेशन, ये सब पढ़िएगा तब, है ना। है बालक? नहीं है? हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो आप ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तब हमको बताइएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही है। तो अब चलिए अगला हम लोग ले लेंगे अब इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल
ये ले लीजिए। इपिथेलियल टिश्यू, ये एक साइंटिस्ट हो गए रुइस्ट, इनका नाम है ना, इन्होंने ये टर्म डाला रुइस्ट, RUYSCH, है ना। अब देखिए ईपी मतलब ऊपर, ईपी मतलब एबव, दो वर्ड है, और थीलिया मतलब ग्रोथ, मतलब बॉडी के किसी सरफेस के ऊपर जो टिश्यू ग्रो करता है तो उसको हम कहेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है। तो सरफेस पर मतलब क्या, कवर करना, है ना, लाइन करना। अगर कोई कैविटी है तो कैविटी के अंदर वाले सरफेस के ऊपर डेवलप हो रहा है तो हम कहेंगे कि कैविटी को लाइन कर रहा है। ऊपर डेवलप हो रहा है तो कहेंगे कि कवर कर रहा है, ठीक। प्लस इसका काम बहुत ही वैरायटी का रहता है, कवरिंग, लाइनिंग, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन, सिक्रीशन, है ना, बहुत तरह का काम इसका रहता है। और उस कारण से ये जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल हैं उनमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये तो आ गया, है ना। अब इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन, तो ओरिजिन अगर आप लेंगे तो ये देखिए तीनों प्रकार का ओरिजिन शो करता है। इक्टोडर्मल भी है, इक्टोडर्मल ओरिजिन भी है। मैंने आपको बताया था टिश्यू का डेफिनेशन कराते समय ओरिजिन का मतलब, जैसे स्किन का एपिडर्मिस ले लिया आप, है ना, स्किन का एपिडर्मिस, तो ये इक्टोडर्मल से ओरिजिन का होता है। जैसे स्किन एपिडर्मिस, ये इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। दूसरा मेसोडर्मल ओरिजिन के, मेसोडर्मल, तो जैसे मेसोडर्मल अगर आप लीजिएगा तो सिलोमिक लाइनिंग, सिलोमिक लाइनिंग, मैंने सिलोम आपको बताया है जब एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था तब, है ना, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कनाल एंड बॉडी वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड्स या ऑल साइड्स। तो वो जो सिलोमिक एपिथेलियम हो गया, ठीक है ना, तो सिलोमिक एपिथेलियम को लाइन करने वाला, जैसे चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं, सिलोम आप पढ़े हैं ये मानते हुए, सिलोमिक एपिथेलियम। तो ये जो सिलोमिक एपिथेलियम होता है इसको मेसोथेलियम भी कहते हैं। सिलोमिक एपिथेलियम को मेसोथेलियम भी कहा जाता है, ठीक। और इंडोडर्मल, ये देखिए इंडोडर्मल ओरिजिन का, तो जैसे एलिमेंट्री कनाल हो गया, एलिमेंट्री कनाल, ठीक, तो एलिमेंट्री कनाल को लाइन करने वाला जो होता है, ठीक, तो ये मिलेगा इन जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है, ठीक है। कहते हैं ना गैस्ट्रिक का समस्या हो रहा है, मतलब क्या, पेट में गैस बन रहा है ना, तो मुख्य जो साइट है वो क्या है, स्टमक, समझ गए। और इसीलिए नेचर ने आपका जो फूड पाइप दिया है वो हॉलो पाइप नहीं है, फूड पाइप हॉलो पाइप नहीं है। ऐसा होता है क्या कि आप कोई चीज खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं तो निकले तो ऐसे धड़ाम से जाके नीचे गिरा, ऐसा आवाज आता है धड़ाम। अगर ये बिल्कुल हॉलो पाइप रहता है ना तो उसके अंदर ऐसे टॉफी डालते धड़ाम से नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं होता, है ना। ये जो पाइप है वो बिल्कुल बंद है, मस्कुलर है ना, और ये बिल्कुल बंद है। फूड जब इसके अंदर जाएगा तो फूड जब इसके अंदर जाएगा, है ना, एक बार आपने इसको फूड को डाल दिया, फूड मॉलिक्यूल को एक बार आपने इस पाइप के अंदर डाला तो ये जहां से गया वहां बंद, यहां पे थोड़ा फैल गया
और ये धीरे धीरे इसकी मूवमेंट के कारण ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इससे क्या है, इससे हवा अंदर नहीं घुस जाता, समझ गए? ठीक। और अंदर वाली हवा को भी बाहर निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये आ गया। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, इसको आप एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हो। ठीक, चलिए। तो ये इंडोडर्मल ऑरिजिन का होता है। तो इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, इंडोडर्मल तीनों। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खास पहचान रहेगी एपिथेलियम की? पहली बात, सेल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सेल्स क्लोजली पैक्ड। ठीक। दूसरी बात, नॉन वैस्कुलर, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है। तो तीसरी बात कि सेल्स शो वेरियस सेल junctions and interactions। ये देखिए, और यहां से नीट में सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में एपिथेलियम पढ़िएगा तो राइट हैंड साइड पेज में सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बोल्ड करके आप वहां पे देखिए, एडहेरिंग जंक्शंस है ना, डेस्मोसोम, कुछ मिला? राइट हैंड साइड पेज में मिलेगा। हाँ वही 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 देखो, नीचे वाला में देखो, कहीं मिला? एडहेरिंग जंक्शन मिला ना, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन मिला? यहाँ से नीट में सवाल आया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबली अभी 20 है ना, 18 का आप पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए, सेल शो वेरियस सेल जंक्शंस एंड इंटरैक्शंस। ये अलग अलग सेल जंक्शंस और इंटरैक्शंस क्या क्या होते हैं? लाइक मैं सबको डायग्राम बना के बताऊंगा, सबका काम भी बताऊंगा। जैसे टाइट जंक्शंस, TIGST, टाइट जंक्शंस, एनसीईआरटी में है जी टाइट जंक्शन, है ना? अच्छा, गैप जंक्शन ये है, अच्छा, डेस्मोसोम है, अच्छा, एडहेरिंग जंक्शन होगा ना कहीं? हाँ, डेस्मोसोम हो गया। इसके अलावा लीजिए इंटरडिजिटेशंस, नहीं होगा? अच्छा, ठीक। तो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, इंटरडिजिटेशंस एक्सेट्रा लगा दीजिए, है ना? ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, अभी थोड़ा मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। तीसरा नंबर, चौथा में आप आ जाइए कि सेल्स लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्स जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक ना? क्लास 9 में भी ये टिश्यू पढ़ा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऐसा है ना? अब इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स रहते हैं, इसके ऊपर ये सेल्स लगे रहते हैं, ठीक। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक, ये पार्टली इस एपिथेलियम से बनाया जाता है और पार्टली अंदर का कनेक्टिव टिश्यू है वो बनाता है,
ठीक है ना। इसमें 2 लेयर्स भी होते हैं, उतना आपको पढ़ना नहीं है, सीधे सीधे जानिए। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज फॉर्म्ड बाय बोथ epithelium and underlying CT। CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब चलिए नंबर 5, फ्री सरफेस। इसका जो फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस का मतलब क्या कि जैसे ये आपने इपिथेलियम ले लिया तो ये फ्री सरफेस होगा, ये वाला सरफेस। इस पे अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है इपिथेलियम के काम के अनुसार। जैसे आपने पढ़ा है कि एलिमेंट्री कनाल के अंदर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रो विलाई होने चाहिए, विलाई और माइक्रो विलाई, तो सरफेस के ऊपर विलाई आ जाएगी, ठीक। अगर मान लीजिए कि इस सरफेस से होकर के किसी चीज को कंडक्ट करना है, कोई सब्सटेंस को आगे की ओर धक्का देना है, तो इसके ऊपर इस तरीके से सीलिया डेवलप हो जाएगा, ऐसा सीलिया। तो सीलियरी बीटिंग के कारण ये सब्सटेंस आगे की ओर जाएगा, प्रोपेल है ना, करेगा इसको, ठीक। इसके अलावा स्टीरियो सीलिया, अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये क्या होता है, इसका काम है मतलब। तो फ्री सरफेस, ठीक, में शो या पॉजेज विलाई एंड माइक्रो विलाई। तो विलाई और माइक्रो विलाई अगर हो गया तो इसका काम क्या हो गया, ठीक, इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विलाई और माइक्रो विलाई एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सीलिया, सीलिया है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेयर लाइक आउटग्रोथ, तो ये कंडक्शन का काम करेगा, कंडक्शन में मदद करेगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है एस्टीरियोसीलिया, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एस्टीरिया, है ना। स्टीरियोसीलिया और सीलिया में अंतर क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्लोजली पैक देखा, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, ठीक, लेकिन पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, वैस्कुलर नहीं होते। तो अगर आप कहिए कि इनको वैस्कुलर नहीं होते तो खाना पीना कहाँ से मिलता है इनको, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है ना। तो देखिए अंदर में तो कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो अंदर में कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के सब्सटेंसेस इनको मिल जाता है ना, जो भी इनके रिक्वायरमेंट वाले हैं ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट, वो नीचे से कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा इनको मिल जाता है, ठीक। लेकिन इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। कहीं स्किन मान लीजिए डैमेज हो जाएगा तो फिर बनेगा ना, नया बनेगा। तो इनमें पाया जाता है पावर ऑफ रीजनरेशन का पावर, इसमें पाया जाता है, रीजनरेट कर सकता है अपने आप को, ठीक ठीक। अब चलिए नंबर 5वां, नंबर 6ठी कैरेक्टरिस्टिक, चूंकि इसके सरफेस पे बहुत तरह का मॉडिफिकेशन हो गया तो काम भी बहुत तरह का ये करता होगा। तो क्या क्या काम करता होगा, तो देखिए कवरिंग, और कवरिंग है तो प्रोटेक्शन, ठीक। जैसे मान लीजिए कि बकल कैविटी, तो अंदर का जो मुंह है आपका बकल कैविटी, वहां इपिथेलियम होता है और आपका स्किन यहाँ भी इपिथेलियम है। दोनों के इपिथेलियम दोनों है, दोनों के नेचर में अंतर है कि नहीं अंतर है। ये जो ऊपर का स्किन है ये आपका ड्राई है कि मॉइस्ट है, ड्राई है। अभी ठंडा में तो और ड्राई होने लगता है,
लेकिन आपका बकल कैविटी का अंदर का लाइनिंग क्या है? मॉइस्ट है। समझ गए? इमेजिन करो ना कि अंदर में भी ड्राई रहता तब बहुत दिक्कत हो जाता खाना चबाने में, स्वाद भी नहीं लगता, बहुत परेशानी रहती। ठीक, और मान लो कि ऊपर वाला जो है ये मॉइस्ट हो जाता है, ये स्किन, तब ठीक है, तो बहुत समस्या यहाँ पर भी होती। अब चलिए, आपका जो एयर ट्यूब है, ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया, ठीक, एयर ट्यूब, ट्रेकिया, ब्रोंकस, तो उसको अंदर से आप क्या रखना चाहते हैं? ड्राई रखना चाहते हैं कि मॉइस्ट रखना चाहते हैं? मॉइस्ट रखना चाहते हैं, है ना। उसके मॉइस्ट रहने से बहुत सारा फायदा है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक, स्मोकर जो लोग होते हैं, स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनकी जो ट्रेकिया की अंदर की एपिथेलियम लाइनिंग जो होती है उसकी कैरेक्टर गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, और उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होने लगता है, रेस्पिरेटरी, है ना, प्रॉब्लम उनको। ठीक, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन सुने होंगे ना, तो नेफ्रॉन में भी एपिथेलियम होता है। जैसे ये कोई आपने ट्यूब, मैं आपको इमेजिन कराना चाहता हूँ केवल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई नेफ्रॉन, मान क्या लीजिए है ही नेफ्रॉन, ऐसा आप डायग्राम इस तरीके का बनाते हैं ना, नेफ्रॉन एक सेल का कि बहुत सेल का? एक सेल का कैसे रहेगा? इसमें तो बहुत सारा सेल है, ये सेल नहीं ना है, नेफ्रॉन है ना, या यूनिफेरस ट्यूबल, तो इसमें तो बहुत सारा सेल का ये बना हुआ है, तो लाइनिंग है। तो यहां भी देखिए एपिथेलियम है, और यहां जो एपिथेलियम है ये तो बहुत अंदर में है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर जो एपिथेलियम है वो एक सेल का मोटाई का होगा कि एक से ज्यादा सेल का थिकनेस वाला होगा? ठीक, तो ऑब्वियसली कहेंगे कि ये सिंगल सेल का थिकनेस का होगा। क्यों? यहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं ना कर रहा है, बोलिए, यहां कोई अंदर में फ्रिक्शनल फोर्स काम, यहां से क्या हो रहा है, यहां से धीरे धीरे कंडक्शन हो रहा है, तो ज्यादा ज्यादा है तो सीरिया वगैरह लगा दीजिए, है ना, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यहां से एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो माइक्रोविलाई भी लगा दीजिए। ठीक, लेकिन आपका बकल कैविटी का एपिथेलियम, आपका स्किन का एपिथेलियम, है ना, मान लीजिए कि आपका बकल कैविटी में सिंगल लेयर अगर एपिथेलियम रहता, तो आप खाना जब चबाते तो उस समय खाना के जो फूड पार्टिकल्स हैं उनसे फ्रिक्शन होकर के वो सिंगल लेयर वाला सेल टूट जाता, तो अंदर से ब्लड निकल आता है। ऐसा होता है? बोलिए, नहीं ना होता है। ठीक, स्किन है, ठीक, तो इस स्किन का तो बहुत ही फ्रिक्शन होता है, हम लोग कपड़े पहनते हैं उससे भी फ्रिक्शन होता है ना, नहाते हैं तो भी फ्रिक्शन होता है। ठीक, स्किन को घिसने का प्रयास करते हैं, तो सिंगल लेयर होगा कि मल्टी लेयर होगा? मल्टी लेयर होगा। अगर सिंगल लेयर रहता तो ऐसे घिसते, ऊपर का सेल उखड़ गया, अंदर से गए थे ऐसे निकले लाल लाल होकर, ऐसा हो जाता है। मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पोजीशन, शरीर में जहां पर एपिथेलियम है वो जगह क्या है और उसका काम क्या है ना, उस हिसाब से वह एपिथेलियम सिंगल लेयर का होगा कि मल्टी लेयर का होगा, कि उस पर ब्रश बॉर्डर होगा, कि उसके ऊपर सीलिया होगा, है ना। ठीक, ये सब कुछ वैरी करता है, तो थोड़ा सा अनुमान भी लगाना चाहिए। मान लीजिए कि याद नहीं है, कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो थोड़ा कोई हम उसको, अगर हमको कोई एग्जाम्पल याद नहीं है और ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा अनुमान लगाना चाहिए, अच्छा यहाँ पर क्या रोल हो सकता है। ठीक, तो वैसे भी आंसर आपका निकल आएगा। चलिए, तो अब आ जाइए कि कवरिंग भी करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा। तो कवरिंग ऊपर से होता है ना, बोलते हैं ना इसको कवर कर दो, तो अंदर से कवर कर दो कि ऊपर से कवर कर दो, और अंदर से लाइनिंग होता है, लाइनिंग। ठीक, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर, ये कोई ट्यूब हमने बनाया, तो कवरिंग ऊपर से होगा ऐसे, और ये डक्ट है, ये लाइनिंग हो गया, है ना। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन, ठीक, सिक्रीशन, ठीक, कंडक्शन, ठीक, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ये सब काम है ना। तो ये कुछ हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर की बात की। अब जरा सा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, और ये आपको दो जगह काम करेगा। एक तो यहाँ आप जान रहे हैं एपिथेलियम में, और दूसरा ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां पर भी ये काम आएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अब आप देखिए, ये आप ले लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो अंदर वाला भी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और ऊपर से एपिथेलियम, और इसके ऊपर एपिथेलियम ले लीजिए। तो मान लीजिए कि एपिथेलियम का एक सेल है ऐसा, सपोज कीजिए एक सेल ऐसा है और दूसरी सेल ऐसी है। अभी आप ड्रॉ मत कीजिएगा क्योंकि अभी हम इसमें बहुत सारा चेंज कर देंगे। मान लीजिए ऐसा रहेगा। तो और मैंने आपको ये समझाया है हमेशा, ये जो सेल जो होते हैं ना, वो सेल इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर नहाते रहते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि ये अगर कोई सेल आप ले रहे हो तो सेल के बाहर में, ये सेल आपने ले लिया ऐसा, तो बाहर में जो है वो क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या टिश्यू फ्लूइड रहता है। यहाँ क्या रहता है, ये टिश्यू फ्लूइड, ये सब लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है। तो लिक्विड यहाँ भी होगा। ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, तो ये तो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ऊपर में क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड है। समझ गए? ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड दोनों सेल के बीच से लीक करेगा कि नहीं, बोलो। और ये लीक करेगा अगर ये लिक्विड, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तो गैप है, कितना भी इसको सटा दे तो भी गैप रहेगा, ठीक। तो ये लीक करेगा तो सब लिक्विड आगे कनेक्टिव टिश्यू में हो जाएगा, तो पता चलेगा कि स्वेलिंग हो गया शरीर में, जहां तहां स्वेलिंग हो गया, ठीक। जैसे कभी कभी शरीर में प्रोटीन की जब कमी हो जाती है, ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आप आगे पढ़िएगा कि ब्लड में एक प्रोटीन होता है अल्बुमिन, वो ब्लड में पानी को पकड़ के रखता है ना। ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट है उसमें वो प्रोटीन रहना बहुत जरूरी है, तो पानी को होल्ड करके रखेगा, पानी रहेगा उसमें। अब ब्लड में प्रोटीन का कमी हो गया तो पानी उसमें रहेगा, पानी निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो टिश्यू में जाएगा, वहां स्वेलिंग होने लगेगा, शरीर फैलने लगेगा, खुलने लगेगा, ठीक। और ब्लड वॉल्यूम भी कम होने लगेगा, बीपी ड्रॉप करने लगेगा, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखिए, ये ऐसे मान लीजिए कि यहां से लीक करता, तो नेचर ने सुना ऐसा नहीं चलेगा, तो नेचर ने क्या किया, इसका और इसका दोनों का वाल लेकर के और यहाँ वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग करते हैं ना, एक रॉड है दूसरा रॉड है, दोनों को ऐसे सटा के और जगह जगह वेल्डिंग कर दिया, ठीक। तो नेचर ने देखिए यहाँ वेल्डिंग कर दिया, ये लो, ये देखिए वेल्डिंग कर दिया। अब ये आएगा लिक्विड नीचे, इसको टाइट जंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुझा गया? अच्छा, अब आइए, अब ये सेल और ये सेल आपस में एक दूसरे से कुछ लेन देन भी करते हैं।
कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि ये अपना दीवार और ये दीवार दोनों के बीच में इन्होंने कुछ पाइप फिट कर दिया, ऐसा कुछ पाइप लगा दिया, है ना, पाइप कुछ इस तरीके से, ये देखिए पाइप लगा दिए, इसको गैप जंक्शन कहते हैं, बुझाया? ये प्रोटीन का पाइप होता है, मैं आगे और आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से कुछ चेंजेस हुआ इसके अंदर, और दोनों के बीच में, है ना, जैसे इधर से ये जो सेल था, है ना, इस सेल के सरफेस से एक तो ऐसा प्रोटीन हुक जैसा निकला और इसके सरफेस से भी हुक जैसा निकला, ये ऐसे आ गया, ऐसे ये पकड़ लिया इसको दोनों को, ठीक ऐसे, है ना, और इस सेल के मेम्ब्रेन के पीछे भी सपोर्ट, बैक सपोर्ट, और इधर भी बैक सपोर्ट, मतलब ये देखिए क्या हो गया यहाँ, तो ये इंटरसेलुलर फाइबर, ये देखिए ऐसे यहां से ये ग्रोथ डेवलप कर गया इंटरसेलुलर फाइबर ऐसे, ठीक, और इसके पीछे प्रोटीन का सपोर्ट दिए, प्लेट लगा दिए, प्रोटीन का प्लेट लगा दिए ऐसे, और ज्यादा इसको सपोर्ट देने के लिए, है ना, और इससे कुछ इस तरीके के फाइबर्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैल गया और मजबूती देने के लिए, ठीक। अब देखिए, अब ये जो सेल है और ये सेल है, इसके इन दोनों के बीच में एंकरेज और ज्यादा मजबूती से इसको रखना है, तो क्या किया, इस सेल का सरफेस ऐसा था, इसका सरफेस ऐसा था, मैंने बराबर था ऐसे, है ना, तो नेचर ने क्या किया कि इस सेल के सरफेस को ऐसे फिंगर के जैसा कर दिया और इसको भी फिंगर के जैसा कर दिया और बोला तुम इसमें ऐसे फिट हो जाओ। तो फिंगर को डिजिट भी कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यहां, ठीक, ये ऐसा हो गया, ठीक, और इधर से भी ये देखिए ये ऐसा हो गया, फिट हो गया, देख रहे हैं कितना मजबूती से एक दूसरे से है ना, नहीं तो सब सेल को तो आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिएगा, ठीक है ना, इंसान खुद का दुश्मन स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। नेचर ने इतना अच्छा बना के दिया कि रहो, हवा दिया, पानी दिया, सब चीज दिया, ठीक, सबको पोल्यूट करता फिरता है ना। तो एक स्टडी किया गया, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी किया कि अगर धरती पर से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हटा दें तो धरती पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टडी करते 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 उन्होंने देखा कि इंसान को हटा दें तो धरती और अच्छी हो जाएगी, फंजाई तो उन्होंने स्टडी किया कि अगर इंसान को हटा दें, बैक्टीरिया को हटा देंगे, फंजाई को हटा देंगे, ठीक, तो इतने जो डिकम्पोजिशन का काम होता रहता है, डिकम्पोजिशन का काम नहीं होगा। आप जंगल में जाइएगा, जंगल में तो फॉरेस्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है, और ये नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट जो है वो नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम है। सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या, आप जो है जंगल आप लगाते हैं, ठीक, जंगल कोई ऐसे लगाने नहीं जाता, चलो हम जंगल लगाते हैं, नहीं, कुछ कुछ काम किया, कुछ एडिशन कर दिया। जैसे मेरे एक मित्र हैं, तो वो जितने घर में, उनके घर में जितने सीड्स आते हैं वो सब सीड को बैग में इकट्ठा करके रखते हैं वो, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स को इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे किसी भी चीज का सीड हो, और जब वो कहीं ट्रैवल करते हैं, मान लो ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो सीड को निकाल के दो चार ना खिड़की से फेंकते रहते हैं, इधर से उधर फैलाते रहते हैं, है ना।
कार में कहीं जा रहे हो तो कहीं बीच बीच में जो है रुकते गए और सीड्स को फैलाते चले गए। तो नेचर के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी जंगल कोई पटाने जाता है, चलो आज जरा जंगल पटा के आते हैं। जंगल में कोई झाड़ू लगाने जाता है नहीं, कोई फर्टिलाइजर डालने जाता है, सब काम ये नेचर करता है ना। तो इतना जो लीटर फॉल होता है, डालियां टूट के गिर जाती हैं, सूखे पत्ते हैं, वो सब कहाँ चल जाता है? उसका तो पहाड़ बन जाना चाहिए था, वो सब डिकम्पोज हो जाता है, वही खाद बन जाता है। ठीक, तो इसको कराने के लिए माइक्रोब्स चाहिए, फंजाई चाहिए, तो बड़े जरूरी होते हैं। ठीक, तो इवन बैक्टीरिया फंजाई को आप हटा दीजिएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। इंसान को हटाने पे कोई विशेष समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ से इधर चले आए थे? हाँ जी, चलिए कुछ डिस्कशन चल रहा था तो उससे हम लोग इधर चले गए थे। तो क्या मैं बता रहा था वहां पे? चलिए ठीक है, ये इंटरडिजिटेशन आपने देख लिया तो ठीक, और ज्यादा ये मजबूती से एक दूसरे से। ठीक, अब आइए कि फ्री सरफेस पर। तो फ्री सरफेस पर अगर मान लीजिए कि ये एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन के लिए है तो क्या हो जाएगा? यह जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन देखिए ये ऐसा हो जाएगा, इसको विलाई बोलते हैं। और विलाई के ऊपर विलाई माइक्रोविलाई होता है। मतलब क्या? देखिए ये सरफेस था, तो इस सरफेस को आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसको आप क्या बोलिएगा? विलाई, समझे? और अब देखिए ये ऐसे था, अब इसके ऊपर भी इस मेम्ब्रेन को और ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे इसके ऊपर भी ऐसे फोल्ड करते जाइए। बुझाया? इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लीजिए ऐसे, ठीक, ये हमने ऐसे रखा, ठीक। अब सरफेस एरिया हमारा क्या है? एक्सपोज सरफेस एरिया ये है, ये है, ये है। इसको फैला देंगे तो ये भी तो बढ़ गया, समझ गए? तो सरफेस एरिया अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? विलाई, साथ में माइक्रो विलाई भी लग सकते हैं, साथ में इसके ऊपर ऐसे माइक्रो विलाई भी लग सकते हैं, समझ गया ना? ठीक। लेकिन अगर कंडक्शन करना है तो ये देखिए बेसल बॉडी नीचे और यहां से ये एक ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाएगा, इसके ऊपर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सीलिया। तो क्या सब स्ट्रक्चर एक ही साथ रहेगा? नहीं, है ना? किसी एपिथेलियम में केवल यही वाला रहेगा, किसी एपिथेलियम में केवल ये वाला रहेगा। तो अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक। इसमें मोबिलिटी होती है, ये बीट करता है सीलिया, लेकिन ये सीलिया, ये स्टीरियोसीलिया में बीटिंग है ना, मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है वो थिक होता है कंपैरेटिवली। तो चलिए, तो ये हो गया सरफेस एक्सटेंशन। तो सरफेस एक्सटेंशन में ये आपका क्या आ गया? ये आ गए विलाई एंड माइक्रोविलाई। अगर विलाई एंड माइक्रोविलाई है तो ऐसा एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसको कहेंगे, ब्रश बॉर्डर, है ना? जिस तरह से किसी ब्रश के ब्रिसल्स निकले होते हैं ऊपर, ठीक। और ये क्या आ गया हमारा? ये क्या है? सीलिया। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो क्या कह देंगे? ये सीलिएटेड एपिथेलियम हो गया, समझ गए जी? तो सीलिया अगर है प्रेजेंट तो काम कुछ अलग हो गया। और ये देखिए इसका नाम है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। इसमें बीटिंग नहीं होती है ना, बड़ा लिमिटेड जगह पे ये पाया भी जाता है। कहाँ से पाया जाता है सो देखेंगे। अब चलिए लेबलिंग कर दें हम लोग। तो ये लेबलिंग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन। ये लीकेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड को प्रिवेंट करता है ना। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा? गैप जंक्शन, ठीक। इसको कहते हैं डेस्मोसोम। इसका डिटेल स्ट्रक्चर लेबलिंग के साथ सेल मेम्ब्रेन में, डेस्मोसोम। ये सेल के बीच में एडहेरिंग जंक्शन होगा, एडहेयर करके रखने वाला, है ना।
तो ये क्या आ गया, ये एडहेरिंग का काम करेगा। और ये हो गया इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन, ठीक, ये सब कुछ हो गया, समझे। और सेल का सरफेस जो होता है, एपिथेलियम का सेल सरफेस जो है, वो ये वाला जो सरफेस है वो इसके साथ लगा हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, समझे। बाकी तीन साइड से तो फ्री है ना, इधर से भी फ्री है, इसके साथ कुछ कुछ है इसके इंटरैक्शन अदरवाइज, और इधर से भी फ्री है और इधर से भी है ना। तो एक साइड से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और बाकी साइड से ये फ्री रहता है, और एडजेसेंट जो सेल्स हैं उन एडजेसेंट सेल्स के बीच में वेरियस टाइप्स ऑफ ये आप देख रहे हैं। हो गया, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। बनाइए, तेजी से बनाइए। तो आगे बढ़ा जाए अब, चलिए बना लिए ना, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझ गए, अब हम लोग इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, एपिथेलियम कितने तरह का होता है ना। चलो बनाओ, फटाफट करो, लेबलिंग करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एपिथेलिया को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए टिश्यू में स्टूडेंट लोग बड़ा टेंशन में रहता है जी, टिश्यू जो है ना वो टिश्यू पढ़ने में बड़ा स्टूडेंट लोग टेंशन में रहता है, पता नहीं क्यों, ऐसा कुछ है क्या, बहुत टेंशन का चीज है।
लॉजिकली पढ़िएगा तो टेंशन नहीं है, ध्यान भी रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग कंफर्टेबल फील बहुत नहीं करते हैं टिश्यू में, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग इपिथेलियम जो है इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो सिंपल और कंपाउंड, सिंपल ले लें और कंपाउंड इपिथेलियम, सिंपल एंड कंपाउंड, है ना, ये चल रहा है ना, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और यहाँ पर मल्टीपल लेयर होगा, मल्टीपल लेयर। कंपाउंड में मल्टी लेयर सेल्स होंगे, ठीक। अब देखिए, ये जो सिंपल आप ले रहे हैं, इसमें जो मेन टाइप हम लोग करेंगे तो सेल कैसा बना हुआ है उस हिसाब से। तो एक लेते हैं, देखिए आपके लिए 11th वाले बच्चों के लिए नया है, स्क्वाइमस सेल फ्लैट होते हैं, है ना, स्क्वाइमस में फ्लैट रहेंगे सेल्स, स्क्वाइमस, ठीक है। दूसरा देखिए होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है कॉल्यूमर। तो आपको पता है कि क्यूबॉइडल तो क्यूबिकल सेल्स रहेंगे, क्यूबिकल सेल्स, और ये पिलर लाइक सेल्स होंगे, पिलर लाइक इलोंगेटेड सेल्स रहेंगे। तीन मेन हुआ, एक और यहाँ पे कर देते हैं हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इसी के अंदर डाल देते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड इसी के अंदर डाल देते हैं। सिंगल लेयर ही होता है लेकिन लगता है कि मल्टी लेयर है, ठीक। और कंपाउंड में जब जाइएगा तो दो हो गया, कंपाउंड में एक हो गया स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, बहुत सारा लेयर। जैसे आप किसी फॉरेस्ट में चले जाइए तो फॉरेस्ट में भी बहुत सारा लेयर होता है। जैसे एक सरफेस का लेयर हुआ जहाँ पे पत्ता वगैरह गिरा हुआ है, फिर एक स्टेम वाला एरिया हुआ, है ना, फिर इसके बाद जानते हैं कि अंडर कैनोपी का एरिया एक होता है, फिर कैनोपी का एरिया, बहुत सारा स्ट्रेटा होता है। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड हो गया। अब स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर मल्टी लेयर्ड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये मल्टी लेयर्ड सेल बना दिया, ये ऐसा सेल बनाया, फिर ऐसा सेल बनाया, फिर ऐसा सेल बनाया, फिर ऐसा सेल बनाया, तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला सेल है वो कैसा हो गया, कैसा दिख रहा है, फ्लैट है, तो मल्टी लेयर्ड, ठीक। तो मल्टी लेयर्ड में सबसे ऊपर वाला सेल कैसा है उस हिसाब से स्ट्रेटिफाइड फिर क्या हो जाएगा, स्क्वाइमस। स्ट्रेटिफाइड कैसा होगा, स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, और जैसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब मल्टी लेयर्ड है और सेल कैसा है, समझ में आ रही है बात। तो ये स्क्वाइमस हो गया, और ये क्यूबॉइडल हो गया, और ये कॉल्यूमनर हो गया, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो गया। और दूसरा होता है ट्रांजिशनल, दूसरा होता है ट्रांजिशनल, ठीक। इसको प्लास्टिक इपिथेलियम भी कहते हैं, प्लास्टिक इपिथेलियम भी इसको कहा जाता है। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज में होती है, फैलता है ये प्लास्टिक इपिथेलियम, ठीक है। तो इन सब के बारे में तो हम लोगों को डिटेल में बात करनी ही है, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले स्क्वाइमस इपिथेलियम आ जाता है। तो स्क्वाइमस इपिथेलियम से हम लोगों को अपनी बात की शुरुआत करनी है, ठीक है।
लेकिन आज तो अब हम लोग कर नहीं पाएंगे, है ना, 2-3 मिनट समय बचा हुआ है। तो ये साल का आज आखिरी क्लास था, नहीं 2020 का, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि 2021 सब अच्छा होगा, है ना। 2020 बहुत आराम करवाया, हाँ, स्कूल जाने के भाग दौड़ से आप लोग बचे रहे। क्या घर में मन लगता है कि ऐसा लगता है स्कूल जाते हैं? क्या लग रहा है? कुछ दिन मन लगा, उसके बाद फिर बोर हो। अच्छा, कुछ दिन लगा कि ठीक ही है, इसके बाद फिर बोर होने लगे। तो चलिए अगले साल में उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्कूल भी जाएंगे और सब चीज़ नॉर्मल होगा, ठीक है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। ठीक, आप अपने सभी ड्रीम को अचीव करें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग